अध्यक्ष महोदय, अतः आवश्यक है कि हम प्रत्येक भाषा का सम्मान करते हुए उन आधारों का अन्वेषण करें जिनसे हमारी भाषाओं की एकता के तत्व स्पष्ट होते हैं। इस कार्य से हम दूसरी भाषाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तथा अपनी भाषा को समृद्ध कर सकते हैं। वास्तव में यह कार्य सदियों से भारतीय जनमानस द्वारा सतत जारी है। भाषा के इस महत्वपूर्ण आधार द्वारा हम अपनी संस्कृति की बेजोड़ शक्ति से भी परिचित हो सकते हैं जो सीधे भारतीयों को एक बनाए रखती है। कहना न होगा कि भाषा द्वारा वह शक्ति कभी कभी मुखरित भी होती है। हमारे समय की मुख्य चुनौती यही है कि हम अपनी एकता को खंडित न होने दें। बाहरी और भीतरी, दृश्य और अदृश्य ऐसे अनेक आक्रमण हैं जो स्वार्थी शक्तियों द्वारा लगातार किए जा रहे हैं। उदाहरण के लिए भारत में भाषाओं के आपसी संबंध कहीं भी कटुतापूर्ण नहीं हैं, किंतु स्वार्थी शक्तियाँ एक महत्तम भारतीय भाषा के विरुद्ध द्वेषपूर्ण भावना को राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल कर रही हैं। यदि समय रहते हम सचेत न हुए तो जैसा आप देखते हैं भारत में विखंडवादी शक्तियाँ तरह तरह के विभेद सामने ले आएंगी। एक सजग भारतीय नागरिक के नाते आपका यह कर्तव्य है कि आप जीवन कर्म में भारतीयता, भारतीय संस्कृति और भारतीय भाषाओं के प्रति अपनी निष्ठा अटूट रखें। हमारी भाषाओं का विकास एक दूसरे से सह संपर्क से ही संभव है। मेरी कामना है कि आप अगली शताब्दी में इस सह संपर्क को अधिक तीव्र और अर्थवान बनाएंगे। भाषाओं के परस्पर विकास के लिए परंपरागत ढंग से कार्य करना उचित नहीं है। विश्व की बदली हुई परिस्थितियों में हमें भी स्वयं को अवश्य बदलना है। मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप जहां भी काम करें वहां इस संकल्प के साथ कार्यलग्न हों कि शिक्षा और भाषा के क्षेत्र में कुछ नया किया जाए। स्पष्ट है, मेरा संकेत भाषा शिक्षण में नई पद्धतियों का प्रवेश कराना तथा नए यंत्रों के प्रयोग से है। आप जैसे ही रोजगार पा लेते हैं और पहले दिन ही यदि आप सोचने लगते हैं कि आपके पास एक पर्सनल कंप्यूटर होना चाहिए, तो यह पहला प्रयास होगा कि आप विकसित पद्धतियों के साथ जुड़ रहे हैं। उसके लिए आपका व्यक्तिगत प्रयास पूरी सामाजिक चेतना बदलने में सहयोगी होगा, जिससे नई चेतना आएगी और प्रगति होगी। फुल स्टॉप। नेक्स्ट। उपसभापति महोदय, यह हमारे समय की निशानी है कि आईसीसी की राष्ट्रीय समितियां अधिकांशतः विकासशील देशों में हैं। ऐसे देशों की संख्या काफ़ी अधिक है और कुल
मानवता का 70% भाग वहाँ बसता है, लेकिन विश्व की कुल आय का बहुत कम अंश उनके हिस्से में आता है। हम में से ज़्यादातर देशों ने गत 25 या 30 वर्षों के अंदर ही औपनिवेशिक शासन से मुक्ति पाई है और उसके बाद से हम अपने लोगों के लिए आवश्यकता की चीज़ें उपलब्ध कराने और उनके लिए जीवन के न्यूनतम स्तर की व्यवस्था करने में लगे हैं। यह काफ़ी कठिन काम सिद्ध हुआ है, विशेषतः इसलिए कि इस बीच इस तथ्य की अपेक्षा करते हुए कि विश्व के शीघ्र चुक जाने वाले साधनों और पर्यावरण पर क्या असर पड़ता है। विकसित देशों की अर्थव्यवस्था लगातार प्रगति करती रही है। विकसित और विकासशील देशों के बीच असमानता बढ़ती गई है और विश्व की अर्थव्यवस्था के लिए संकट पैदा हो गया है। वह मुद्रास्फीति, मंदी और भुगतान असंतुलन के साथ साथ तेल और साधनों के संकटों से भी होकर गुजरी है। यह स्पष्ट है कि गत विश्व युद्ध के बाद विश्वव्यापी आर्थिक विकास और समृद्धि के उद्देश्य से जो प्रणालियां और जो संस्थाएं जन्मी वह अपर्याप्त सिद्ध हुई हैं। इसलिए अब एक नई विश्व अर्थव्यवस्था की मांग उठ रही है, एक ऐसी व्यवस्था की जो दुनिया के अधिकांश भागों में गरीबी हटाने के प्रयासों को बढ़ावा दे सके। यह केवल एक नारा नहीं है, यह एक अदम्य आवश्यकता है जो विकास की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न कठिनाइयों और निराशाओं के कारण पैदा हुई है। आपने जो विषय चुना है, यानी भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध, या वह उचित और सामयिक है। निरस्त्रीकरण के साथ साथ आज यह विश्व की एक सर्वाधिक महत्व की समस्या है और मानवता का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि इस समस्या का समाधान कितनी बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता के साथ निकाला जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मई 1974 में स्वीकृत एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था संबंधी घोषणा के बाद से अभी तक इस विश्व में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों में विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप शायद ही कोई प्रगति हो पाई है। अनेक योजनाएं रखी गई हैं। आज सवेरे के समाचार पत्रों से हमें मालूम हुआ है कि एक नया लैटिन अमेरिकी नमूना पेश किया गया है। फुल